नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे मास एक्सटिंक्शन के बारे में। एक बहुत बड़े लेवल पर होने वाले एक्सटेंशन की बात करेंगे। तो पहले तो ये जानें कि होता क्या है मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन refers to a substantial increase in the degree of extinction, or when the earth loses more than 3/4 of its species in a geologically short period of time. यहाँ short period of time means anything less than 2.8 million years है, क्योंकि अगर अर्थ पे लाइफ इवॉल्व होने से लेकर के आज तक के समय को देखें तो ये बहुत लंबा समय है। और ये अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी पर अब तक मौजूद सभी स्पीशीज़ में से लगभग 99% स्पीशीज़ विलुप्त हो चुकी है। दुनिया ने अपने इतिहास में 25 से अधिक एक्सटिंक्शन होने की घटनाएं देखी है, जिनमें से एक अभी भी चल रहा है, जिसे होलोसीन एक्सटिंक्शन इवेंट कहा जाता है, जो एनवायरनमेंट में ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंजेस के कारण ओरिजिनेट हुई है। इन सभी हिस्टोरिक एक्सटिंक्शन इवेंट में से 5 सबसे बड़ी है और इन्हें मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट के रूप में कैटेगराइज्ड किया गया है। हम सभी जानते हैं कि एक एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट के कारण डायनासोर्स का अंत हुआ, लेकिन पृथ्वी के इतिहास में और भी बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की घटनाएं हुई है। आइए अब एक एक करके 5 मास एक्सटिंक्शंस के बारे में जानें। ये 5 मास एक्सटिंक्शंस सभी फेनेरोजोइक इयॉन में क्लस्टर किए गए हैं, और इसका कारण सिर्फ ये है कि इससे पहले बहुत अधिक जीवन नहीं था। मूल रूप से बैक्टीरियल स्पीशीज थी, और उनमें विलुप्त होने का पता लगाने के लिए वास्तव में फॉसिल रिकॉर्ड प्राप्त करना कठिन है। इसलिए बिग 5 मास एक्सटिंक्शंस जिनके बारे में हम जानते हैं और जिनके सबसे अधिक सबूत हैं, वे इन पीरियड्स पर स्थित है। ओडोविशियन, डिवोनियन, पर्मियन, ट्रायसिक और क्रिटेशियस। लेकिन इससे पहले कि हम इन पर पहुँचे, हमें इस बारे में थोड़ी बात करने की ज़रूरत है कि प्रजातियां विलुप्त क्यों हो जाती है। बड़े पैमाने पर विलुप्त होना ही एकमात्र प्रकार का विलुप्त होना नहीं है। देयर आर ऑल्सो व्हाट्स कॉल्ड बैकग्राउंड एक्सटिंक्शंस। बैकग्राउंड एक्सटिंक्शंस होने के सामान्य कारण कंपटीशन और एनवायरनमेंटल सिचुएशंस है, जो आपको स्थानीय स्तर पर मिल सकती है, लेकिन विश्व स्तर पर नहीं। हालांकि मास एक्सटिंक्शंस होने की संभावना अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट चेंज, एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट्स, फायर्स, डिजीजेस एक्सेट्रा के कारण होती है, बिकॉज इट्स आइदर ए ग्लोबल कैटास्ट्रॉफी और इट्स अनप्रेडिक्टेबल। और इसलिए आम सहमति ये है कि बैकग्राउंड एक्सटिंक्शंस खराब जीन्स वाली प्रजातियों की होती है और मास एक्सटिंक्शंस
बुरी किस्मत वाली प्रजातियों की होती है। ये सभी विलुप्त होने की घटनाएं आप नोटिस कर सकते हैं जियोलॉजिक टाइम स्केल की सीमाओं पर घटित है। ऐसा क्यों है? यह कोई संयोग नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम वास्तव में जियोलॉजिक टाइम स्केल को एक साथ रखने से पहले फॉसिल रिकॉर्ड के बारे में जानते थे। हमने वास्तव में फॉसिल रिकॉर्ड के आधार पर टाइम स्केल को विभाजित किया है और आमतौर पर इसी तरह हमने जियोलॉजिक टाइम स्केल बनाया और ये सभी विलुप्त होने की घटनाएं इन सीमाओं पर ही घटित होती है। लेट ओडोविशियन और ओडोविशियन सिल्यूरियन मास एक्सटिंक्शन इवेंट बिग 5 मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स होने की घटनाओं में से पहला है। ये सेकेंड लार्जेस्ट एक्सटिंक्शन है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जेनेरा दैट बिकम एक्सटिंक्ट। समुद्री जीव जंतु जो थे वो लूज हुए थे इस पर्टिकुलर एक्सटिंक्शन के दौरान, और इसका मेजर रीज़न जो माना जाता है वो यही था कि धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी। एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी हुई, उसके बाद क्लाइमेटिक चेंजेस हुए और बहुत बड़े एरिया में ग्लेशिएशन हुआ, यानी कि बर्फ़ जमने लगी। जब बर्फ़ जमने लगी तो लेवल जो है पानी का कई जगहों से वो आइस में कन्वर्ट हो गया। तो जो कोस्टल एरियाज़ में, यानी कि जो इंटरटाइडल जोन में ऑर्गेनिजम्स रहते थे, दे ऑल डाइड एंड दे ऑल गॉट एक्सटिंक्ट। द टेक्टोनिक ओरिजनी मीन्स एक पर्वत निर्माण इवेंट ने भी इसमें योगदान दिया। ऑर्डोविशियन पीरियड से पहले जब नॉन वेस्कुलर प्लांट्स भूमि पर फैले थे तो भूमि मुख्य रूप से बरीड रॉक्स थी, और इन नॉन वेस्कुलर प्लांट से पहले भूमि पर फैलने वाली एकमात्र जीवित चीज़ें केवल बैक्टीरिया और फंगी थी। अगली एक्सटिंक्शन इवेंट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो डेवोनियन एक्सटिंक्शन है। डेवोनियन पीरियड इज़ नोन फॉर फिशेस। ये फिश का गोल्डन पीरियड था जब दुनिया भर में बहुत सारी फिश फ्लरिश हो रही थी और वो डोमिनेट करती थी। डेवोनियन भी एक ऐसा समय था जब ओशियनिक बॉटम का पानी एनॉक्सिक और कंप्लीटली ऑक्सीजन डिप्लीटेड हो गया था और ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले बेंथिक ऑर्गेनिजम्स मर गए। इसके अलावा समुद्र के स्तर में बार बार बदलाव हो रहे थे जो अपने आप में कई प्रजातियों के लिए विनाशकारी थे, विशेष रूप से वे जो एपीकॉन्टिनेंटल सीज पर रहते थे, जो तब समुद्र का स्तर गिरने पर गायब हो गए थे। लेकिन डेवोनियन पीरियड के दौरान लैंड प्लांट्स का इसमें बहुत योगदान था। डेवोनियन के दौरान वेस्कुलर प्लांट्स विकसित हुए और फैलने लगे और पूरे डेवोनियन में इन पौधों की ऊंचाई भी बढ़ गई और बीजों के विकास ने इन पौधों को
उन क्षेत्रों में फैलाने में भी मदद की जो पहले अनइनहेबिटेड थे, और इसलिए लार्ज फॉरेस्ट बनते हैं और उन क्षेत्रों में फैल जाते हैं जो पहले अनइनहेबिटेड थे, और इससे मिट्टी का निर्माण हुआ, which enhanced weathering rates and that produced eutrophication and anoxia in the ocean due to nutrient flux and primary productivity increases. And the anoxia lead to mass extinction at that time. अब हम पर्मियन एक्सटिंक्शंस के बारे में बात करेंगे। इसको एंड पर्मियन और पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन भी कहते हैं। ये सभी मास एक्सटिंक्शन में सबसे बड़ा एक्सटिंक्शन था और इस वजह से इसे ग्रेट डाइंग का उपनाम दिया गया है, और इसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था इंसेक्ट्स को। बहुत सारी स्पीसीज, बहुत सारे बड़े बड़े इंसेक्ट्स के वैरायटीज़ हुआ करते थे उस टाइम पर, वो सारे एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो इतनी भीषण घटना का कारण क्या हो सकता है? वेल, इंस्टेड ऑफ वन सिंगल इवेंट देयर वेर मैनी क्लाइमेटिक स्ट्रेसेस। एक जो मेजर मरीन रिग्रेशन था पैंजिया के निर्माण के कारण, जिससे वायुमंडल में बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ और साथ ही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का स्तर भी कम हो गया। तो ये इस विलुप्त होने की घटना का एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा वी हैड द साइबेरियन ट्रैप इरप्शंस, यानी कि साइबेरिया के ज़मीन के अंदर जो ट्रैप गैसेस थे, स्पेशली मीथेन के बहुत बड़े स्टोर्स थे, वो निकलकर बाहर आ गए थे, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा और कम हो गई, और इस अवधि के दौरान इंटेंस ग्लोबल वार्मिंग हुआ और समुद्र के गर्म होने और ओशियन एसिडिफिकेशन के कारण ये सभी प्रजातियां विलुप्त हो गई। अब हम चौथे एक्सटिंक्शन की बात करते हैं, द लेट ट्रायसिक एक्सटिंक्शन। इस मास एक्सटिंक्शन का क्या रीज़न था? द प्राइमरी रीज़न इज कंसिडर्ड टू बी अगेन वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। सेंट्रल अटलांटिक ड्यूरिंग द ब्रेकअप ऑफ पेंजिया, जिनकी वजह से अगेन वही एनवायरनमेंटल चेंज हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा था। क्या आपने कभी सोचा है कि डायनासोर पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर शासन करने के लिए कैसे आए? आयरोनी ये है कि ये एक मास एक्सटिंक्शन होने की घटना थी, स्पेसिफिकली द लेट ट्रायसिक मास एक्सटिंक्शन। इस एक्सटिंक्शन ने समुद्री जीव को तबाह कर दिया, लेकिन स्थलीय क्षेत्र को पूरी तरह से बदल दिया, और इसका मुख्य कारण ये है कि डायनासोर्स को वास्तव में इस घटना से लाभ हुआ। ट्रायसिक एक्सटिंक्शन के बाद वे डोमिनेट करने में सक्षम थे, क्योंकि उनके बहुत से लैंड एनिमल कॉम्पिटिटर्स विलुप्त हो गए और एटलीस्ट नियरली वेनिस्ड। लार्ज एम्फीबियंस को सबसे अधिक नुकसान हुआ, और क्योंकि ट्रायसिक पीरियड के दौरान वे डायनासोर्स के साथ काफ़ी हद तक मेजर कॉम्पिटिटर्स थे, इस घटना के बाद उनके नंबर्स में काफ़ी गिरावट आई।
जुरासिक पीरियड के दौरान डायनासोर्स ने पूरी तरह से लैंड पर कब्जा कर लिया और न केवल कब्जा किया, बाद में डायनासोर्स में विविधता भी आ गई और वे बड़ी संख्या में जीवित रहे। हालांकि डायनासोर्स बहुत सफल थे, लेकिन जीवित रहने वाले एकमात्र लैंड एनिमल्स नहीं थे। सम प्रोटो मैमल्स भी थे, जाहिर है क्योंकि मैमल्स आज भी मौजूद हैं और वे संभवतः जीवित रहने में सक्षम थे। अब हम बात करते हैं लास्ट यानी कि रिसेंट मीन्स 5वें मास एक्सटिंक्शन की। इसको क्रिटेशियस टर्सरी एक्सटिंक्शन यानी कि केटी और क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन केपीजी एक्सटिंक्शन नाम से भी जाना जाता है। दिस एक्सटिंक्शन इवेंट probably receives the most publicity because of the extinction of dinosaurs। तो ऐसा क्या था जिसने उन घटनाओं की श्रृंखला को जन्म दिया जो इन मेजर एक्सटिंक्शन होने का कारण बनी? मुझे यकीन है कि इस विलुप्त होने की घटना के बारे में आपने जो सबसे आम बात सुनी है वो 12 किलोमीटर साइज के आसपास का ह्यूज एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट है, जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी से टकराया था और इसने पृथ्वी पर जलवायु और पर्यावरण को बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के पॉइंट तक बदल दिया था। स्पेसिफिकली कहा जाए तो ये धरती पर मैक्सिको के यूकाटान पेनिनसुला में जाकर टकराता है। ये वही जगह है जहाँ पर कई मिलियन सालों बाद जाकर मायन ट्राइब्स उभर के आती है। इस इम्पैक्ट के एविडेंस है एक बड़ी रेयर मिनरल जिसका नाम है इरिडियम। साइंटिस्ट ने पाया कि धरती पर कई जगहों पर ग्राउंड पर बड़ी हाई कंसंट्रेशन देखने को मिलती है इरिडियम की, लेकिन जब जियोलॉजिस्ट ने धरती के एनालिसिस करी तो उन्होंने पाया कि अर्थ पर यह बहुत बहुत रेयर मिनरल है, लेकिन फिर भी हमारी ज़मीन पर, हमारे ग्राउंड पर काफ़ी एबंडेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मटेरियल में इरिडियम कॉमन है और जब साइंटिस्ट ने इस इरिडियम की डेटिंग करी तो उन्होंने पाया कि ये सारा जो इरिडियम हमें मिल रहा है ये 66 मिलियन ईयर्स पुराना है। ये तभी हो सकता है जब एस्ट्रॉइड धरती से आकर टकराया होगा और एस्ट्रॉइड जो पूरा ब्लास्ट हो गया उसमें मौजूद ये मिनरल चारों तरफ धरती पर फैल गया। अब ये केवल एक चीज़ नहीं है जो इम्पैक्ट के बाद घटित हुई। तो होता क्या है, जब यह एस्टेरॉइड इस जगह पर टकराता है इसके इम्पैक्ट से इतनी तेज स्पीड पर एनर्जी रिलीज होती है कि इसके आसपास जो भी कुछ था पलक झपकते ही सब खत्म हो जाता है। इम्पैक्ट की वजह से हवा में बहुत सारी मिट्टी उठती है, जो ज़मीन थी वो बहुत गर्म हो जाती है और ये हॉट डस्ट एक्चुअली में बारिश की तरह बरसता है। पूरी धरती पर जो तापमान था वो कई घंटों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कई डिग्री सेल्सियस। इस एरिया की हजारों किलोमीटर की रेंज में जो भी जानवर थे वे मर जाते हैं। इस गर्मी से
माना जाता है कि सिर्फ छोटे छोटे एनिमल्स सरवाइव कर पाए इस इनिशियल ब्लास्ट इम्पैक्ट को, क्योंकि उन्होंने अंडरग्राउंड शेल्टर्स ढूंढ लिया या फिर पानी के अंदर चले गए छुपने के लिए, या फिर केव्स के अंदर घुस गए, या बड़ी बड़ी ट्री ट्रंक के अंदर घुस गए। अब ये तो सिर्फ इनिशियल इम्पैक्ट की बात थी। इसके बाद शॉक वेव आती है, हीट पल्स आती है, हजारों किलोमीटर में वाइल्ड फायर्स देखने को मिलती है जंगलों पर, बड़े बड़े सुनामीज आते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलती है, एसिड रेन होता है और भूकंप आने लगते हैं। ये जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट थे बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन आप सोचोगे कि धरती की दूसरी तरफ तो कुछ जानवर सरवाइव कर पाए होंगे ना, लेकिन लॉन्ग टर्म्स कॉन्सिक्वेंसेस इससे भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। हवा में जो धूल और एरोसोल्स हैं उसकी वजह से पूरी धरती पर से सूरज की रोशनी कई महीनों तक ब्लॉक हो जाती है, और क्योंकि कई महीनों तक सनलाइट ब्लॉक थी तो फोटोसिंथेसिस करना इम्पॉसिबल हो जाता है प्लांट्स के लिए, तो प्लांट्स मरते हैं। प्लांट्स के मरने से हर्बीवरस जो जानवर थे उनके पास कोई खाना नहीं, वो मर जाते हैं, और उसकी वजह से कार्निवोरस जो एनिमल्स थे उनके पास कोई खाना नहीं, फिर वो मर जाते हैं। एक चेन रिएक्शन यहाँ पर होता है। जो जानवर जिंदा बच पाते हैं इन कॉन्सिक्वेंसेस से वो छोटे ओमनीवोरस एनिमल्स थे, जैसे कि मैमल्स, छिपकलियाँ, टर्टल्स और कुछ चिड़िया। ये जानवर इसलिए जिंदा बच पाते हैं क्योंकि ये जो मरे हुए डायनासोर्स हैं, कुछ फंगस उगे हैं, कहीं ज़मीन पर जो डिकेइंग प्लांट मैटर है उसी को ही खा लिया करते थे। इसके अलावा पानी की हीट कैपेसिटी और लार्ज वॉल्यूम ऑफ द ओशियन के कारण समुद्री जीव इससे उतने अधिक प्रभावित नहीं हुए जितने कि टेरेस्ट्रियल जीव इससे प्रभावित हुए। इस एक्सटिंक्शन इवेंट में सारे टेरेस्ट्रियल डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए और उनके साथ साथ धरती पर रहने वाले जितनी भी प्लांट और एनिमल्स स्पीशीज थी 75% से ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो गई। इसी पॉइंट पर क्रिटेशियस पीरियड का अंत होता है और अगले पीरियड की शुरुआत होती है, जिसे हम नाम देते हैं पैलियोजीन पीरियड का। अब ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया हो। ये एक्सटिंक्शन इवेंट एक अपॉर्चुनिटी की तरह आता है बाकी बची हुई जानवरों की स्पीसीज के लिए। जो धरती में राज करते थे डायनासोर्स, वो खत्म हो गए थे, तो बाकी एनिमल्स के लिए ये मौका है उभर कर आने का। मैमल्स को एक बड़ा अच्छा मौका मिल पाया इवोल्यूशन का। इस इवेंट में एक ग्रुप का डायनासोर्स जो जिंदा बच पाए वो एक्चुअली में फ्लाइंग डायनासोर्स थे, जो कि धीरे धीरे इवॉल्व किए और इवोल्यूशन के बाद वो चिड़िया बन गए। आज जिन चिड़ियाओं को आप आसमान में देखते हो वो उड़ने वाले डायनासोर्स उन्हीं के ही एंसेस्टर हैं। ज़्यादातर स्टडीज़ ने कंफर्म किया है कि बर्ड्स सेम फैमिली से बिलोंग करती है एज डायनासोर्स। इस एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट जिसने डायनासोर्स को मारा, इसे 5th एक्सटिंक्शन इवेंट बताया जाता है अर्थ की हिस्ट्री में।
और इसके बाद साइंटिस्ट मानते हैं कि जो 6th एक्सटिंक्शन इवेंट है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और ये किसी वोल्केनो या एस्टेरॉयड की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि इंसानों की वजह से हो रहा है। इसे नाम दिया गया है होलोसीन एक्सटिंक्शन इवेंट का। पिछले 100-200 सालों में इतने भारी स्केल पर हमने बायोडाइवर्सिटी का लॉस देखने को मिला। इतनी तेज़ी से अलग अलग जानवरों के स्पीसीज, प्लांट के स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं इंसानों की वजह से, कि बायोलॉजिस्ट ने इसे मास एक्सटिंक्शन का दर्जा दिया है। इंसानों के द्वारा जो जंगलों को काटा जा रहा है, पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है समुद्र में, हवा में, इसकी वजह से जो एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज का करंट रेट है ये 100 से 1000 गुना ज़्यादा है जो नॉर्मल रेट होना चाहिए उससे। हमारी प्रजाति को अभी लगभग 100,000 वर्ष ही हुए हैं, एंड वी हैव ऑलरेडी बिगन व्हाट पीपल आर नाउ कॉलिंग द 6th मास एक्सटिंक्शन। हमने ये भी देखा है कि उन सभी में से जो सामान्य बात थी वो थी इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर एंड एनॉक्सिया इन द ओशियंस। तो ये सभी एक्सटिंक्शंस के दौरान एक कॉमन बात थी, और हम भी उसी की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए पॉल्यूशन को कम करना न केवल हमारी जिम्मेदारी है टू प्रोटेक्ट द जनरेशन, बल्कि पृथ्वी को अनदर मास एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए भी जरूरी है।